एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेके काफी ज्यादा वर्क चल रहा है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है वो हम जब उनपे एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रेजिस्टेंस जीन आ जाती है। ठीक है, तो हमारा वर्क मेन इस पे चल रहा है कि इन जीन मतलब कौन सी जो और एंटीबायोटिक्स है वो कैसे इनको किल करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस हिसाब से जो है टारगेट करके और जो डिवाइड करवाते हैं बैक्टीरियाज को, ताकि इसको रिसर्च के लिए यूज कर सके और भी एंटीबायोटिक्स इस पे डाल के। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी आपने टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और ये सारी एंटीबायोटिक्स इसमें आपने सुनी हुई है। तो हम ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए हम इसको क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम इसको डिवाइड कराएंगे, इनका नंबर या काउंट बढ़ाएंगे और फिर हम इसको रिसर्च के लिए यूज करेंगे। ठीक है, रिसर्च के लिए कैसे यूज करेंगे कि फिर हम फर्दर एंटीबायोटिक्स, जो वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, उनको इन बैक्टीरियाज को उस पर डाल के देखेंगे कि कौन सी बैक्टीरिया, कौन सी एंटीबायोटिक इन पे असर कर रही है, कौन सी नहीं असर कर रही है। अभी अब तो क्या होता है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं, लाइक जैसे ओल्ड एज में भी थोड़ा सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसमें बॉडी जो है बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके साथ ही HIV पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स ऑन कीमोथेरेपी इन कैंसर केस, तो ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो इनमें भी ये मल्टी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वैरायटी ऑफ रेजिस्टेंस इनके अंदर आ जाता है। तो उसमें चेक करना होता है कि पेशेंट जो है किस एंटीबायोटिक के लिए, पेशेंट की जो इन्फेक्शन है, पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो किस एंटीबायोटिक के लिए ससेप्टेबल है। तो उसके लिए अलग से भी टेस्ट होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक जो किस एंटीबायोटिक के लिए ससेप्टेबल है, तो वो अलग से भी उसका जो सैंपल है वो लेके देखा जाता है कि वो फर्दर उसमें टाइम ना वेस्ट किया जाए। आप उसको 10 एंटीबायोटिक दे कि भाई अब वो ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, या ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा आप उसका सैंपल निकालिए और उसको सेंसिटिविटी कराइए कि वो किसके लिए ससेप्टेबल है। नहीं तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया, जैसे ये इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है, तो हम उसको फर्दर उसका काउंट बढ़ाते हैं, लाइक क्लोनिंग एंड ऑल के थ्रू, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, कि हम उसको रिसर्च वर्क में यूज कर सके, फर्दर उसको एक्सपोज कर सके फर्दर एंटीबायोटिक्स के लिए, और हम देखें कि वो किसके लिए ससेप्टेबल है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज पढ़ी थी कि जो है हम पर्टिकुलर DNA लेते हैं, इसमें हम DNA लेते हैं, DNA कट करते हैं एक जगह से, और फिर इसको प्लाज्मिड में इंसर्ट कराते हैं, प्लाज्मिड को भी कट करेंगे और उसमें हम इसको इंसर्ट करा देंगे, और फिर इसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे जिसमें कि ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब इसको फिर हम, और ये प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है उससे अलग होके रहता है। लाइक ये बैक्टीरिया है तो इसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है उससे ये अलग ही रहता है। ठीक है, और इसके अंदर अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। तो ये बहुत ज्यादा काउंट में नहीं होते हैं, एक या दो इस तरह से इनका काउंट होता है बैक्टीरियल सेल्स में। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि ये प्लाज्मिड जो इसमें वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, ये स्मॉल जीन ट्रांसफर में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर बिग करने हैं तो उसके लिए हमें अलग वेक्टर चाहिए। अगर आपको काउंट बहुत तेजी से बढ़वाना है तो उसके लिए बैक्टीरियोफाज वगैरह होता है, वो अलग वेक्टर चाहिए। और आपने बैक और YA के ऐसे करके हैं, यीस्ट के, और वो अलग वेक्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट प्लाज्मिड इज फॉर स्मॉल DNA। ठीक है ना, ये स्मॉल मतलब छोटा छोटा जो है उस DNA के ट्रांसफर के लिए इसको हम यूज करते हैं। नॉर्मली अगर हमें बड़ा DNA ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अलग वेक्टर यूज होंगे। अगर जैसे प्लाज्मिड भी डिवाइड करते हैं, बट ऑब्वियसली इसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी इतनी हाई नहीं होती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा
तेजी से डिवीजन चाहिए, बहुत ज्यादा कॉपी बहुत ज्यादा बनानी है, क्लोनिंग बहुत ज्यादा करानी है, तो उसके लिए बैक्टीरियोफाज है। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लाज्मिड इज फॉर ट्रांसफर ऑफ स्मॉल डीएनए। इसमें सबसे पहले इसमें नेक्स्ट है दैट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। First is the restriction enzyme. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द एंजाइम that cut DNA at specific site into fragment. ठीक है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक साइट पे, इनकी एक पर्टिकुलर साइट होती है, उसी पे वहीं पे ये कट करते हैं। दे बिलोंग, क्लास पता होनी चाहिए, दे बिलोंग टू क्लास ऑफ एंजाइम, पता होना चाहिए ये एंजाइम है, दिस इज एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लिएसिस, न्यूक्लिएसिस। ये आपने नोट डाउन कर लिया? अवे नोट डाउन कर लिया आपने? यस मम्मी, 1 मिनट। तो ये न्यूक्लिएसेस जो होते हैं ये उसमें उनके ग्रुप में आता है, और ये इसलिए आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। दिस इज मॉलिक्यूलर सीजर व्हिच इज फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये इस तरह से क्वेश्चंस अलग से पूछे जाते हैं। यस मैम। More than 900 restriction enzymes have been isolated, have been isolated have been isolated from over 230 strain of bacteria. ये सारे बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया के एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया इसको सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, इसको कमर्शियल लेवल पे बनाया जाता है, लाइक बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहे हैं उनको डिवाइड कराया जाएगा, फिर उनके सिक्रेशंस को कलेक्ट करते हैं। मतलब ये सब एक बायोटेक्नोलॉजी में ही ये सारी चीजें आती हैं। अब इनकी नेमिंग कैसे की जाती है? बैक्टीरिया से बन रहा है, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से इनका फॉर्मेशन हो रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो उनकी नेमिंग जो है उनमें वो बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड होता है, बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड होता है। फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं उनके फर्स्ट और सेकेंड लेटर,
थर्ड और फोर्थ इस तरह से करके कुछ कुछ डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट लेटर उस बैक्टीरिया का जीनस शो करता है, सेकेंड लेटर उस बैक्टीरिया का स्पीशीज शो करता है, डिनोट करता है। और ये क्लियर होना चाहिए, दीज ऑल आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं फॉर्म करते, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यूकैरियोटिक नहीं फॉर्म करते, प्रोकैरियोटिक जो थोड़े से लोअर उसमें आते हैं वो सारे फॉर्म कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल से ही ये आइसोलेट किया जाता है, यूकैरियोटिक सेल से नहीं आइसोलेट होता है। द सेकेंड two letter indicate species of prokaryotes from which they are isolated. The second species, the third that is, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है E को R I, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो E को ये हमारा जीनस और स्पीशीज शो कर रहा है, R इज द स्ट्रेन, R जो है R इज स्ट्रेन, एंड ये जो नंबर है हमारा 1, द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेर आइसोलेटेड, ऑर्डर इन विच enzymes was isolated. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन एंड ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स was isolated. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैंने बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये इकोरी है तो इसको, सॉरी ये 1 नहीं है, ये आई है, इसको जो है वैसे इसको लिखा जाएगा इस तरह से, इशरिशिया कोलाई, ये जो कोलाई जो आपका स्पीशीज जो है वो इटैलिक में लिखा जाता है, RY13, दिस इज आई, इकोरी, ठीक है, दिस इज इकोरी, RY13, तो ये चीज ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। R इज फॉर स्ट्रेन, और जो आपका नंबर है, जो आपका ये आई है, ये एक तरह से ये डिनोट कर रहा है ऑर्डर नंबर, दैट इज द 13, ठीक है ना। फोर्थ पे हमारा ऑर्डर नंबर आता है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, इसको जो इलेबोरेट करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन एंड ऑर्डर नंबर। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। आपने स्टिकी एंड सुने हैं, आपने ब्लंट एंड सुने हुए हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए स्टिकी और ब्लंट एंड्स में क्या डिफरेंस होता है। स्टिकी एंड बस मैं आपको पहले बता दूं फिर मैं लिख पाती हूँ। स्टिकी एंड क्या होता है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये जो है पैलिंड्रोमिक, यहाँ पे एक टर्म आया हुआ था, आपने पढ़ा होगा कि ये जो स्पेशली जो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उनको कट करते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है GAATTC3, 5 एंड 3 एंड CTTAAG, मतलब आप 5 एंड से पढ़ोगे तो आपका वो सेम रहेगा, ठीक है ना। इधर से पढ़ो, ये देखो 5 एंड से पढ़ रहे हैं, इधर से भी हम 5 एंड से पढ़ रहे हैं, तो आपका सीक्वेंस सेम आ रहा है, ठीक है।
तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, ये एक पर्टिकुलर साइड पे कट करेगा और दोनों तरफ से कट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफ से कट करेगा, वो दोनों तरफ से कट करेगा। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे कट करना है। ये तो मान लीजिए ये जो साइट है, ये हमारी जो साइट है, ये है जो हमारा वेक्टर है उसकी है, ठीक है। और एक जो है हमारा डिजायरेबल जो जीन है, हमें दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, डिजायरेबल जीन और जो वेक्टर है, वेक्टर यानी कि जो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। हमने प्लाज्मिड का एक बस आपको पार्ट दिखाया है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि बेसिस अनपेयर्ड होने चाहिए। लाइक हमने मान लीजिए यही चीज यहाँ पर भी है, यही सीक्वेंस यहाँ पर भी है, क्योंकि हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी कट कर देगा। तो ऐसे अगर आप वो कट करने लगे तो फिर तो मल्टीपल साइट्स बन जाएंगी और फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो वो स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। तो ऐसे ही वो वेक्टर पे कट करेगा और ऐसे ही जो डिजायरेबल जीन जो पार्ट हमने निकाला है वो वहां भी कट करेगा। अब क्या है कि ये जो कट हुआ है, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये यहां से जब इसने कट किया तो ये नीचे वाला अनपेयर्ड हो गया। लाइक ये पहले ऐसे था, ये नीचे वाला जो है ये ऊपर वाला कट के निकल गया, ये वाला कट के निकल गया, ठीक है। और ये एक जो उसकी लैडर जो हमने पढ़ा है डबल स्ट्रैंडेड, तो एक स्ट्रैंड तो रह गई, उसकी जो अपोजिट स्ट्रैंड थी वो चली गई, ठीक। अब जो वेक्टर है, वेक्टर में क्या हुआ, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का भी ऐसे होना चाहिए, प्लाज्मिड को ऐसे होना चाहिए कि प्लाज्मिड का जो है ऊपर वाला रहे, ठीक है, क्योंकि वो उसको इससे कंबाइन करना है, उसको इससे ज्वाइन करना है। और नीचे वाला इस तरह से कुछ रहे, क्योंकि यहाँ नीचे वाले की जगह हम यहाँ पे जो जो हमारा डिजायरेबल जीन का जो स्ट्रैंड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों, ये भी अनपेयर्ड है, इसकी भी पेयरिंग गायब हो गई, और ये भी अनपेयर्ड है, बोथ आर अनपेयर्ड। तो स्टिकी एंड्स का मतलब होता है कि अनपेयर्ड स्ट्रैंड्स हमारे पास रहें, क्योंकि तभी वो ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अब जो है हम यहाँ पे अब जो है ये साथ में अगर आएंगे, तो ये इस तरह से ये ज्वाइन कर लेंगे। समथिंग लाइक दैट, मतलब यहाँ पे ये इनकी पेयरिंग हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये जो है स्टिकी एंड्स बोले जाते हैं, इसलिए स्टिकी एंड्स, ठीक है। और ये जो एंड होता है, जो जिसपे कि जो शुगर फॉस्फेट वाली, ये आपको पता होगा, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट इस तरह से लैडर बने होते हैं, ये ध्यान है आपको, यहाँ बेसिस आते हैं, कुछ ध्यान है। तो ये जो शुगर फॉस्फेट वाला जो है ये बॉन्ड, ये यहाँ पे हमारा लाइगेज काम करता है, और दिस इज फॉर स्टिकी एंड्स, ये जो मैंने बताया। बेटा मैं 1 मिनट अभी आ रही हूँ। ओके। ये क्लियर हुआ आपको?
Yes, ma'am. ठीक है, तो ये स्टिकी एंड्स बोले जाते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड मींस, अनपेयर्ड का मतलब ही है, स्टिकी एंड्स का मतलब है अनपेयर्ड। और अगर मान लीजिए, और जो ब्लंट एंड बोले जाते हैं दे आर पेयर्ड, क्योंकि उसमें फिर इस तरह जुड़ने का ऑप्शन नहीं होता है। ये चीज होनी चाहिए, ये ब्लैंक होना चाहिए उनको, तभी जो है वो दूसरे से जुड़ेंगे। और जो हमारे एंड्स हैं, लाइक हमारे जैसे ये है शुगर और फॉस्फेट जुड़ा है, ये चीज कहाँ पे होगी, ये यहाँ पे, ये हमारी होगी यहाँ पे, ये चीज होगी यहाँ पे। ये जो स्ट्रैंड जुड़ते हैं, इनके लिए हमें जरूरत पड़ती है लाइगेज एंजाइम की। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। स्टिकी एंड्स तो अपने आप जुड़ जाएंगे, बिकॉज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वी नो दैट दिस इज, ये जो बेस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग है यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये स्टिकी एंड्स की वजह से ये अपने आप जुड़ जाते हैं। और जो शुगर फॉस्फेट है, ये ये जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग्स हैं, ये लाइगेज एंजाइम की इसमें जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये भी लाइगेज एंजाइम हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड खुद बन जाएगा बिकॉज ऑफ स्टिकी एंड्स। स्टिकी का मतलब यही है कि अपने आप जुड़ जाता है। आप जैसे फेविकोल या गम यूज करते हैं तो डायरेक्ट वो जुड़ जाता है। तो स्टिकी एंड्स का मतलब, अगर कोई सरफेस ऑलरेडी स्टिकी है तो हमें उसके लिए जोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी ही नहीं किसी चीज की। जो ब्लंट एंड्स हैं, ठीक है ना, लाइक मान लीजिए दो स्ट्रैंड्स हैं, लाइक मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और हमने इसका एक पार्ट निकाला, ये इस तरह से। तो जब तक जो एंडोन्यूक्लियसेस है, हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसके स्टिकी एंड्स नहीं बनेंगे। हम इसको, अगर ये पूरा पूरा कट कर दे, अगर इसने पूरा पूरा कट कर दिया, तो फिर तो ये बेकार है हमारे लिए, क्योंकि ये ब्लंट एंड्स है, ये बेकार है, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें अनपेयर्ड जो है बेस स्ट्रैंड चाहिए। ठीक है, तो इसमें कर लिया हमने। देन टाइप्स ऑफ restriction enzyme, exonucleases, they remove nucleotides from the ends of DNA। ये मैंने बताया था, एक्सोन्यूक्लियसेस जो होते हैं वो कोने से कट करते हैं, कॉर्नर वाले को कट करते हैं, जो एंड वाले को है उसको कट करते हैं। जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, they cut at specific positions within the DNA. Example, E. coli। वो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं वो वहां पे कट करते हैं, जो और अंदर की तरफ कट करते हैं। कौन एंड की, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है, तो एक्सोन्यूक्लियसेस यहाँ पे एक्ट करेगा और जो एंडोन्यूक्लियसेस है वो यहाँ पे एक्ट करेगा। एक्सो, इसमें मैंने बताया था, एक्सो से आप बाहर की तरफ समझ लीजिए, एंडो से अंदर की तरफ समझ लीजिए। और रेस्ट्रिक्शन टर्म इसलिए लगा दिया जाता है कि क्योंकि वो स्पेसिफिक साइट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक साइट पे एक्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट restriction endonuclease is Hind2। It cuts DNA molecules by
recognizing a specific sequence of 6 base pairs called recognition sequence of Hind2। अब ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है कि वो पर्टिकुलर जो है इसी साइट पे कट करेंगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर इसी साइट पे ही कट करते हैं, नहीं तो वो अगर हर साइड पे कट करने लगे फिर वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे जो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। It cuts DNA molecule by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. This is called recognition sequence for Hind2। Restriction endonuclease recognizes, आपकी बुक में जो दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस में इकोरी का एग्जांपल दिया हुआ है, recognizes a specific palindromic nucleotide sequences in the DNA। ठीक है, पैलिंड्रोमिक यानी कि वो दोनों तरफ से, आगे से पीछे से वो सेम रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइक एग्जांपल दिया है मलयालम करके बुक में दिया हुआ है, तो मलयालम अगर हम देखेंगे कि आगे से और पीछे से दोनों से जो है वो अल्फाबेट सेम आ रहे हैं, उसका एक एग्जांपल था उसमें। इट इज अ सीक्वेंस of base pairs that read the same on the two strands in 5 to 3 direction। And in 3 to 5 direction। इसका एग्जाम्पल है 5 CGAATTC, ये आएगा, ये 3 and 3 CTTAAG। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम 5 to 3 जा रहे हैं और तो GAATTC, जब इधर भी आप 5 to 3 जा रहे हैं तो GAATTC। इस तरह से we call it palindromic nucleotide sequence। This is called palindromic, आपको पता होना चाहिए palindromic nucleotide sequence किसको बोल रहे हैं, palindromic nucleotide sequence। ठीक है, तो ये जो है जो इकोरी होता है वो इस पे अटैक करेगा, इस पे, और वो क्या करेगा, कट करेगा। ऐसा नहीं है वो एक स्ट्रैंड पे कट करता है, वो दोनों पे कट करता है, बट वो एक लाइन में नहीं कट करता है, ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि हमें स्टिकी एंड्स चाहिए। तो ये सारी जो बायोटेक्नोलॉजी में जितनी भी रिसर्चेस एंड ऑल होती हैं
वो यूजफुल चीजों को ही रखती हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ये जो इकोरी है जिसको हमने इशुरेशिया कोलाई से एक्सट्रैक्ट किया है, इस बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल से इसको एक्सट्रैक्ट किया है, ये एक साथ नहीं कट कर रही है, हमें स्टिकी एंड प्रोवाइड कर रही है जिससे कि हम एक रिकॉम्बिनेंट बना सके, क्योंकि स्टिकी एंड मेन जरूरी होता है रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए। अब ये थोड़ा सा डायग्राम टाइप है, इसको जो आपकी बुक में बना हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। द एंजाइम्स कट both DNA strand at same time, DNA strand at same time, like जो वेक्टर डीएनए है, ठीक है ना, वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लाज्मिड डीएनए की बात कर रहे हैं विच इज डबल स्ट्रैंडेड। तो जो वेक्टर डीएनए है उसमें भी ये एक्ट कर रहा है, और किस तरह से, GAATTC, यहाँ पे दूसरा आएगा CTTAAG। अब ये दोनों इकोरी इकोरी यहाँ पे दोनों तरफ से कट कर दिया इसने। तो आप देखोगे जब यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट करने का मतलब कि ये जो पूरा है ये तो अलग हो गया, ये पूरा अलग हो जाएगा। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, आपको लगे कि ये कैसे हो गया, ये जो है अलग हो जाएगा क्योंकि हमें स्टिकी एंड मिल जाएगा फिर। अब क्या है, इकोरी कट्स द DNA between bases G and A only when the sequence GAATTC is present in DNA। जो फॉरेन डीएनए जो हमें इसके साथ रिकॉम्बिनेंट करना है वो उसमें हमने इकोरी डाला, ठीक है। तो वो इकोरी जो है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही कट करेगा, दिस इज फॉरेन डीएनए। ये हमारा वेक्टर डीएनए है, दिस इज वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड, और ये हमारा फॉरेन डीएनए है जो स्ट्रैंड हमने प्लाज्मिड के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे वही सीक्वेंस है GAATTC, और नीचे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब यहाँ पे इकोरी जो है इसने एक्ट किया और यहाँ से ये पार्ट जो है वो कट करके उसने निकाल दिया, ठीक है। ये पार्ट उसने कट करके, सॉरी ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा ना, नीचे वाला निकल जाएगा। यहाँ पे एक्ट किया और उसने क्या किया, ये पार्ट कट करके उसने रिमूव कर दिया, ये पार्ट कट करके रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो है इसकी जगह चला जाएगा, ठीक है ना, और वो स्टिक कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है एक रिकॉम्बिनेंट, मतलब हम ये पार्ट भी हमारा अलग हो गया और ये पार्ट भी हमारा अलग हो गया। अब हमें मिला क्या वो देखते हैं हम, आपको ज्यादा समझ में आएगा। AATT, यहाँ पे इधर C आ गया, ठीक है, नीचे से हमारा वो गायब हो गया और ये सारा वैसे ही रहेगा डबल स्ट्रैंडेड। दूसरा हमें यहाँ क्या मिला, नीचे C
टी टी ए ए, सी के साथ यहाँ पे जी है और ये प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पे दिस इज सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रैंड है, ये वाला जो हमारा स्ट्रैंड है, ये यहाँ पे आके स्टिक कर जाएगा और इनसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे ए टी टी इस तरह से है। यहाँ पे आप देखिए ए इसके साथ जाएगा, ए इसके साथ जाएगा, टी इसके साथ जाएगा, टी इसके साथ जाएगा, यहाँ पे इसका जी है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे से शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे आके ये एक जो है बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और जो ये वाले एंड है ये लाइगेज के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे, ये वाले एंड लाइगेज के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे, ये और ये यहां से जो निकलेगा ये लाइगेज से जुड़ेंगे, ठीक है। लाइगेज को ए कर देते हैं हम, क्योंकि इनको आपस में जुड़ना है, इसको बी कर देते हैं। तो दे विल बी ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो अब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बनेगा वो जी तो एस जी सी, ये तो ऐसे ही है, द सी जी तो ऐसे ही है। फिर इनके बीच में हम देखेंगे ए ए टी टी, यहाँ पे टी टी ए ए, इसको हमने ज्वाइन करके और एक कलर से कर दिया है, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, मतलब ये जो हमारा वेक्टर डीएनए था, वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना आपको? Yes, ma'am. ठीक है। अब इसमें जो जो टर्म है लाइक स्टिकी एंड्स, ठीक है ना, स्टिकी एंड, ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि ये क्या है। स्टिकी एंड, चलिए मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ, व्हाट इज स्टिकी एंड। स्टिकी एंड मैंने बता दिया था, जैसे लाइक जो अनपेयर्ड जो है न्यूक्लियोटाइड है, वी आर कॉलिंग देम स्टिकी एंड, दैट इज द फ्री एंड।
on action of restriction enzyme, the restriction endonuclease, you can say endonuclease enzyme, single strand of DNA is produced called sticky ends. They're named so these are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts. Now this also facilitate the action of DNA ligase in joining the ends. ठीक है, ये क्लियर होने चाहिए. This stickiness, क्योंकि जब वो एक बार वो स्टिक कर गए तो ऑब्वियसली जो साइड में डीएनए लाइगेज को आके लगना है, मैंने बताया था कि जो बैकबोन बनाते हैं लाइक शुगर फॉस्फेट, तो ये जो बनना है डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये बनना है, तो ये तो बन ही जाएगा अगर दो स्ट्रैंड वैसे ही अप्रोक्सीमेट हो गए. जैसे चुंबक होता है ना, तो चुंबक आके जैसे चुंबक होता है लोहे में ऐसे चिपक गया, तो साइड में अगर मान लीजिए कोई और एक्शन होना है स्टिकिंग का, तो वो तो अपने आप हो ही जाएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेट हो गए ना वो. तो स्टिकीनेस की वजह से वो अप्रोक्सीमेट हो गए, दो स्ट्रैंड्स जो है अप्रोक्सीमेट हो गए. तो साइड में अगर ये आ गए, अगर बिल्कुल पास ये आ रखे हैं, तो साइड में अगर एक और ज्वाइनिंग होनी है तो वो तो आसानी से हो जाएगी. ठीक है, तो दिस stickiness of ends facilitates the action of enzyme DNA ligase. यहाँ पे endonuclease enzymes single strand of DNA is produced, single strand और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा unpaired nucleotides. ब्रैकेट में आपको याद रखने के लिए कि बाद में आप फ्यूचर में पढ़े ऐसे ना हो भूल जाए. ठीक है, व्हाट आर ब्लंट एंड्स मैंने बताया जिसमें ये चीज नहीं होती है. ब्लंट एंड्स, these are non-sticky ends. Some enzymes cleave both strand of DNA at exactly the same nucleotide position. Resulting in blunt end, जो हमें नहीं चाहिए. Resulting in blunt end, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है.
आपका क्लोनिंग वेक्टर, और इसमें एक डायग्राम और है वो आप देख लेंगे जिसमें फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड का जो है एक डायग्राम बना हुआ है, सिंपल सा है। मतलब ये आपके एग्जाम के लिए यानी कि आपके बोर्ड्स वगैरह के लिए उसमें लिखने के लिए आपकी बुक में जो भी डायग्राम है आप उसको देख लेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा टफ था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देन क्लोनिंग वेक्टर, जो वेक्टर होता है यानी कि जो प्लाज्मिड है हमारा, जिसमें हम डबल स्ट्रैंडेड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड जो यूज कर रहे हैं, वो उसके अलावा और भी वेक्टर्स हैं जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज भी काफी यूज होता है। और इसके साथ ही बैक और YAK या करके भी हैं जो यूज होते हैं, वायरसेस हैं जो यूज होते हैं। तो जो हमारा प्लाज्मिड है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये स्मॉल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। इस पे भी अलग से क्वेश्चन आ रखा है, स्मॉल जेनेटिक मटेरियल इसमें हम डाल के और एज अ वेक्टर इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा जेनेटिक मटेरियल अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए बैक या बिग जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर क्लोनिंग बहुत हाई नंबर में चाहिए, जैसे हाई उसमें, तो उसके लिए हम बैक्टीरियोफाज यूज करते हैं। ओके, कॉपी बहुत हाई चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर होते क्या है? इट इज अ डीएनए molecule that can carry foreign DNA segment and replicate inside host cell. It is a DNA molecule that can carry foreign DNA segment and replicate inside host cell. ठीक है ना? होस्ट सेल के अंदर ये जो है अपने अंदर फॉरेन डीएनए लेके आराम से रिप्लिकेट करता है। होस्ट के अंदर फॉरेन डीएनए लेके और रिप्लिकेट करता है ये। एग्जाम्पल इज प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। इसमें ये भी आ जाएंगे हमारे BAC एंड YAC। प्लाज्मिड होता क्या है? आर autonomously replicating circular extra chromosomal DNA
बैक्टीरिया ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल के अलावा जो है ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पड़ा हुआ है जो अपने आप ही ये डिवाइड करता है, ऑटोनोमसली ये रेप्लिकेट करता है, और ऑटोनोमसली मीन इंडिपेंडेंटली ये डिवाइड करता है। Then bacteriophages have very high, इसका थोड़ा सा भी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बस आपको यहाँ नंबर, आपको बस पता होना चाहिए कि वेक्टर में आपका प्लाज्मिड भी है, बैक्टीरियोफाज भी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि विच अमंग दीज आर नॉट क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट, आपको बैक्टीरियोफाज, प्लाज्मिड, जो बैक या जो भी कॉमनली यूज होते हैं वो तो आपको पता होने चाहिए। हैव वेरी हाई कॉपी numbers of their genome within bacterial cell। ठीक है, तो अब जब ये जो वेक्टर हैं ये डिवाइड करेंगे तो हमारा ये भी डिवाइड करेगा, जो हमने डिजायरेबल जो हमारा जीन है वो भी डिवाइड करेगा, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है ना, हमने उसमें डाला है और हमको उसकी जरूरत है, ये हमारा, ये हमको इसकी जरूरत है, तो ये भी अपना इफेक्ट दिखाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है ना, इसलिए हम उसको डालते हैं वहां पे, क्योंकि हमें वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नंबर्स में चाहिए, इसलिए हम जो है वेक्टर के थ्रू उसको होस्ट में डालते हैं, ताकि उसको एक एनवायरनमेंट मिल गया, अब वो लगातार डिवाइड करे और जो भी अपने डिजायरेबल फीचर है वो शो करे। ठीक है ना, ये हम रिसर्च में यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज होता है, जिसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको और बेटर क्लियर होगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमने जो डिजायरेबल अपना डीएनए था वो प्लाज्मिड में डाल दिया, तो वो जब प्लाज्मिड के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से जो अपने नंबर्स बढ़ा रहा है। तो ऐसे, तो उसके साथ ही हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है वो भी नंबर्स में बढ़ रहा है, और हमें जो पर्टिकुलर जो कुछ जो फीचर जिसके लिए हम उसको यूज कर रहे हैं वो हम उस चीज में उसको यूज कर सकते हैं, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है, हम पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं या रिसर्च कुछ स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम उसमें इसको यूज कर सकते हैं। When cloning, vectors are multiplied, the host, the linked piece of DNA is also multiplied to the numbers equal to the copy number of vector। जितना वेक्टर डिवाइड करेगा उतना ही वो हमारा जो लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए है वो डिवाइड करता जाएगा। ये क्लियर है आपको?